प्रयोगशाला में टाइम बम। 2016 में दुनिया पर व्यक्तिवाद, मानवाधिकार, लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था के उदारवादी पैकेज का वर्चस्व है। लेकिन 21वीं सदी का विज्ञान उदारवादी व्यवस्था की जड़ें खोद रहा है, क्योंकि विज्ञान मूल्यों के सवालों से नहीं जूझता। इसलिए वह यह निर्धारित नहीं कर सकता कि उदारवादी स्वतंत्रता को समानता के से ज़्यादा मूल्यवान मानने या व्यक्ति को समूह से ज़्यादा मूल्यवान मानने के मामले में सही है या नहीं। प्रत्येक अन्य मजहब की भांति उदारवाद भी सिर्फ अमूर्त नैतिक मूल्य निर्णय पर आधारित नहीं है, बल्कि उस चीज़ पर भी आधारित है जिनको यह तथ्यात्मक वक्तव्य मानता है। और ये तथ्यात्मक वक्तव्य सख्त वैज्ञानिक पड़ताल के सामने टिकते नहीं हैं। उदारवादी स्वतंत्रता को इतना ज़्यादा मूल्य इसलिए देते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि मनुष्य में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है। उदारवाद के मुताबिक मतदाताओं और ग्राहकों के निर्णय न तो अवश्यंभावी होते हैं और न ही संयोगजन्य होते हैं। लोग निश्चय ही बाहरी शक्तियों और संयोगजन्य घटनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन अंततः हम स्वतंत्रता की जादुई छड़ी घुमाते हैं और स्वयं ही निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि उदारवाद मतदाताओं और ग्राहकों को इतना अधिक महत्व देता है और हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने तथा जो अच्छा लगे वही करने की सीख देता है। यह हमारी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति ही है जो विश्व को अर्थ से रंजित करती है। और चूंकि कोई भी बाहरी शक्ति नहीं जान सकता कि आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं या वह आपके निर्णयों का पुख्ता पूर्वानुमान नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपने हितों और आकांक्षाओं का ख्याल रखने के मामले में किसी महान शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति का श्रेय देना कोई नैतिक मूल्य निर्णय नहीं है। इसे संसार के तथ्यात्मक विवरण के दावे के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि यह तथाकथित तथ्यात्मक विवरण वाली बात जॉन लॉक, जॉर्ज रूसो और थॉमस जेफरसन के ज़माने में कोई मायने रख सकती थी, लेकिन जैविक विज्ञानों की ताज़ा खोजों के संदर्भ में यह सटीक नहीं लगती। स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और समकालीन विज्ञान के बीच का अंतर्विरोध प्रयोगशाला में हाथी जैसा है, जिसको देखने जब ज़्यादातर लोग अपने सूक्ष्मदर्शियों और एफएमआरआई के चाहते हैं तो न देखना ही पसंद करते हैं। 18वीं सदी में होमो सेपियंस एक रहस्यमय ब्लैक बॉक्स की तरह था जिसकी अंदरूनी कार्यप्रणालियाँ हमारी समझ से परे थी। इसलिए अध्येता यह सवाल पूछते थे कि किसी आदमी ने छुरा निकालकर दूसरे आदमी का कत्ल क्यों कर दिया, तो इसका स्वीकार्य जवाब यह होता था क्योंकि उसने ऐसा करना ठीक समझा। उसने अपनी स्वतंत्र निर्णय शक्ति का इस्तेमाल हत्या करने के लिए किया, इसलिए वही इस अपराध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। पिछली सदी के दौरान जब वैज्ञानिकों ने सेपियंस का ब्लैक बॉक्स खोला तो वहाँ पर उनको न तो आत्मा दिखाई दी, न स्वतंत्र निर्णय शक्ति दिखाई दी और न ही स्वत्व दिखाई दिया। उनको सिर्फ जीन्स, हार्मोन्स और न्यूरॉन दिखाई दिए जो उन्हीं भौतिक और रासायनिक नियमों का पालन करती है जो बाकी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। आज जब अध्येता पूछते हैं कि अमुक आदमी ने छुरा निकालकर दूसरे आदमी का कत्ल क्यों कर दिया, तो इसका यह जवाब किसी काम का नहीं होता कि क्योंकि उसने ऐसा करना ठीक समझा। इसकी बजाय जेनेटिक्स विज्ञानी और मस्तिष्क विज्ञानी इसका कई ज़्यादा विस्तृत जवाब उपलब्ध कराते हैं। उसने ऐसा मस्तिष्क की उन अमुक विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते किया जो एक खास जेनेटिक बनावट से गढ़ी गई थी, जो संयोगजन्य उत्परिवर्तनों से जुड़ी प्राचीन विकासपरक दबावों को प्रतिबिंबित करती है। हत्या को अंजाम देने वाले विद्युत रासायनिक मस्तिष्क प्रतिक्रियाएं या तो अवश्यंभावी होती है या संयोगजन्य होती है या दोनों का मिलाजुला रूप होता है, लेकिन ये स्वतंत्र कभी नहीं होती। उदाहरण के लिए जब कोई न्यूरॉन किसी विद्युत आवेश को उत्प्रेरित करता है तो यह किसी बाहरी उत्प्रेरक पर कोई अवश्यंभावी प्रतिक्रिया हो सकती है या शायद किसी रेडियोधर्मी अणु से स्वतःस्फूर्त विघटन जैसी किसी संयोगजन्य घटना का नतीजा हो सकती है। दोनों में से कोई स्थिति स्वतंत्र निर्णय क्षमता की गुंजाइश नहीं छोड़ती। जैव रासायनिक घटनाओं की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं में हर घटना पिछली घटना से तय होती है। उनके रास्ते जिन निर्णयों पर पहुंचा जाता है वे निर्णय ही स्वतंत्र निर्णय नहीं होते हैं। इसी तरह संयोगजन्य अपरमाणुविक घटनाओं के रास्ते जिन निर्णयों पर पहुंचा जाता है वे भी स्वतंत्र निर्णय नहीं होते, वे महज संयोगजन्य होते हैं। और जब संयोगजन्य घटनाएं अवश्यंभावी प्रक्रियाओं से मिलते हैं तो संभाव्यतापरक नतीजे हमारे हाथ लगते हैं, लेकिन इनको भी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि हम ऐसा रोबोट तैयार करते हैं जिसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूरेनियम के एक रेडियोधर्मी पिंड से जुड़ी है।
जब दो में से कोई एक विकल्प जैसे कि दायां बटन दबाना या बायां बटन दबाना चुनने की बारी आती है तो रोबोट यूरेनियम के उन अणुओं की गणना करता है जिनका पिछले मिनट में क्षरण हुआ है। अगर यह संख्या सम होती है वो दायां बटन दबाता है, अगर संख्या विषम होती है वो बायां बटन दबाता है। इस तरह से एक रोबोट की हरकतों के बारे में हम कभी निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं जान सकते, लेकिन यह यंत्र को स्वतंत्र कोई नहीं कहेगा और हम उसको किसी लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने की छूट देने या इसकी कार्रवाइयों के लिए इसको वैधानिक तौर पर जिम्मेदार ठहराने का ख्वाब नहीं देखेंगे। हमारी श्रेष्ठतम वैज्ञानिक समझ के अनुसार अवश्यंभाविता और संयोगजन्यता ने स्वतंत्रता का एक कण भी छोड़े बिना पूरा का पूरा केक अपने बीच बांट लिया है। स्वतंत्रता नामक पवित्र शब्द आत्मा शब्द की भांति एक ऐसा खोखला पद साबित हुआ है जो समझ में आने लायक किसी अर्थ से पूरी तरह रिक्त है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति का वजूद सिर्फ उन कल्पित किस्सों में है जिनको हम मनुष्य ने गढ़ रखा है। स्वतंत्रता के ताबूत के लिए आखिरी कील विकासवाद ने उपलब्ध कराई है। जिस तरह अमर आत्माओं के साथ विकासवाद की संगति नहीं बैठाई जा सकती, उसी तरह विकासवाद स्वतंत्र निर्णय शक्ति के विचार को नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर मनुष्य स्वतंत्र होते तो प्राकृतिक वर्ण ने उनको आकार कैसे दिया हो सकता था। विकासवाद के सिद्धांत के मुताबिक प्राणियों द्वारा चुने जाने वाले सारे विकल्प, चाहे वे उनके आवास के ताल्लुक रखते हो चाहे भोजन या संसर्ग से, उनके जेनेटिक कोड को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर कोई प्राणी अपने योग्य जीन्स की वजह से एक पोषक मशरूम को खाने और स्वस्थ तथा प्रजननक्षम जोड़ीदारों के साथ संसर्ग करने का विकल्प चुनता है तो ये जीन्स अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर कोई प्राणी अपने अयोग्य जीन्स की वजह से जहरीले मशरूम खाने और किन्हीं अक्षम जोड़ीदारों से संसर्ग करने का विकल्प चुनता है तो उसके जीन्स विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्राणी स्वतंत्र ढंग से इस बात का चुनाव करता है कि उसको क्या खाना चाहिए और किसके साथ संसर्ग करना चाहिए तो प्राकृतिक वर्ण के लिए अपना काम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस तरह के वैज्ञानिक व्याख्याओं से सामना होने पर लोग अक्सर उनको परे झटकते हुए यह कहते हैं कि वे तो स्वतंत्र महसूस करते हैं और अपनी इच्छाओं तथा फैसले के मुताबिक आचरण करते हैं। यह सही है, मनुष्य अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक ही आचरण करते हैं। अगर स्वतंत्र निर्णय शक्ति से हमारा अभिप्राय अपनी आकांक्षाओं से मुताबिक आचरण करने की क्षमता से है तो हाँ, मनुष्य के पास स्वतंत्र निर्णय शक्ति होती है और वह चिंपांजियों, कुत्तों और तोतों में भी होती है। जब पोली क्रैकर खाना चाहती है तो पोली क्रैकर खाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या तोते और मनुष्य अपनी अंदरूनी आकांक्षाओं के मुताबिक काम कर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे सबसे पहले अपनी आकांक्षाओं का चुनाव कर सकती है। पोली क्रैकर ही क्यों खाना चाहती है, ककड़ी क्यों नहीं। मैं कष्ट देने वाले अपने पड़ोसी के सामने अपना दूसरा गाल कर देने की बजाय उसको मारने पर क्यों तुला हूँ। मैं काली कार की बजाय लाल कार ही क्यों खरीदना चाहता हूँ। मैं लेबर पार्टी की बजाय कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देना क्यों पसंद करता हूँ। इनमें से किसी भी इच्छा का चुनाव मेरा नहीं है। मैं अपने भीतर एक खास इच्छा से मजबूत होते महसूस करता हूँ, क्योंकि यह एहसास मेरे मस्तिष्क में चलने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से रचा गया होता है। ये प्रक्रिया अवश्यंभावी व संयोगजन्य हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। आप जवाब दे सकते हैं कि कम से कम पड़ोसी की हत्या करने या किसी सरकार को चुनने जैसे महत्वपूर्ण फैसले के मामले में मेरा चुनाव किसी क्षणिक अनुभूति को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि वजनदार तर्कों से युक्त एक लंबे और विवेकपूर्ण सोच विचार को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन तर्क की ऐसे कई संभावित ट्रेनें हो सकती हैं जिनका अनुसरण मैं कर सकता हूँ, जिनमें से कुछ के परिणाम स्वरूप मैं कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दूंगा, कुछ के परिणाम स्वरूप मैं लेबर पार्टी को वोट दूंगा और कुछ के परिणाम स्वरूप यूकेआईपी को भी वोट दे सकता हूँ या अपने घर पर ही बैठा रह सकता हूँ। वो क्या चीज़ है जिसके चलते मैं एक ट्रेन की बजाय दूसरी ट्रेन पर सवार होने का चयन करता हूँ। मेरे मस्तिष्क के पेंडिंगटन में मुमकिन है कि मैं अवश्यंभावी प्रक्रियाओं द्वारा विवेक बुद्धि की किसी एक खास ट्रेन में सवार होने के लिए विवश कर दिया जाऊँ, या यह भी है कि मैं बेतरतीब ढंग से किसी भी ट्रेन में चढ़ जाऊं, लेकिन मैं स्वतंत्र ढंग से उन विचारों पर सोचने का चुनाव नहीं करता जिनके चलते मैं कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दूंगा। ये महज परिकल्पना या दार्शनिक अनुमान नहीं है। आज हम मस्तिष्क स्कैनरों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की आकांक्षाओं और निर्णयों का इसके पहले ही कि लोग उसके प्रति सजग हों पूर्वानुमान कर सकते हैं। इस तरह से प्रयोग के तहत लोगों को उनके दोनों हाथों के एक एक स्विच थमाते हुए एक विशाल मस्तिष्क स्कैनर के भीतर रख दिया जाता है।
उनसे कहा जाता है कि जब भी उसका मन हो वे दोनों में से किसी एक स्विच को दबा दे। मस्तिष्क की स्नायुविक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने वाले वैज्ञानिक किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्विच को दबाए जाने से पहले ही और उस व्यक्ति के अपने इरादे के प्रति सजग होने से ही पहले ही इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन सा स्विच दबाएगा। व्यक्ति के निर्णय का संकेत देने वाली मस्तिष्क में घटित होती स्नायुविक घटनाओं की शुरुआत उस व्यक्ति के अपने चुनाव के प्रति सजग होने के कुछ 100 मिलीसेकेंड से लेकर कुछ सेकेंडों के दौरान हो जाती है। दाएं या बाएं में से किसी एक बटन को दबाने का फैसला निश्चय ही उस व्यक्ति के चुनाव को दर्शाता है, लेकिन यह स्वतंत्र चुनाव नहीं होता है। वस्तुतः स्वतंत्र इच्छा शक्ति में हमारा विश्वास एक दोषपूर्ण तर्क का नतीजा है। जब एक श्रृंखलाबद्ध जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के चलते मैं दाएं बटन को दबाने की इच्छा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सचमुच दायां बटन ही दबाना चाहता हूँ, लेकिन लोग गलत ढंग से झटपट इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि अगर मैं इसे दबाना चाहता हूँ तो यह चाहना मेरा चुनाव होता है। यह निश्चय ही गलत है। मैं अपनी आकांक्षाओं का चुनाव नहीं करता, मैं सिर्फ उनको महसूस करता हूँ और उसके मुताबिक आचरण करता हूँ। इसके बावजूद लोग स्वतंत्र इच्छा शक्ति के पक्ष में तर्क देना जारी रखते हैं तो इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक भी अक्सर पुरानी पड़ चुकी धर्मशास्त्रीय अवधारणाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं। सदियों तक ईसाई, मुसलमान और यहूदी धर्मशास्त्री आत्मा और इच्छा शक्ति के बीच के रिश्तों पर बहस करते रहे। ये मानकर चलते थे कि हर मनुष्य में आत्मा नामक एक आंतरिक सत्व होता है जो कि मेरा सच्चा सत्व है। इसके आगे उनका यह भी मानना था कि इस सत्व की उसी तरह कई आकांक्षाएं होती है जिस तरह इसके पास वस्त्र, वाहन और मकान होते हैं। मैं कथित रूप से अपनी आकांक्षाओं को चुनाव उसी तरह करता हूँ जैसे मैं अपने कपड़ों का चुनाव करता हूँ और मेरी नियति इन्हीं चुनावों के मुताबिक निर्धारित हो जाती है। अगर मैं अच्छी आकांक्षाओं का चुनाव करता हूँ तो अंत में मैं स्वर्ग में पहुँच जाता हूँ। अगर मैं बुरी आकांक्षाओं का चुनाव करता हूँ तो नर्क में जाना मेरी नियति बन जाती है। उदाहरण के लिए ईव ने उस वर्जित फल को खाने की आकांक्षा क्यों की थी जो सर्प ने उसके सामने पेश किया था? क्या यह आकांक्षा उस पर जबरदस्ती थोपी गई थी? क्या यह आकांक्षा उनके मन में विशुद्ध संयोगवश जागी थी? क्या उसने स्वतंत्र मन से उसका चुनाव किया था? अगर उसने उसको स्वतंत्र मन से नहीं चुना था तो फिर उसके लिए उसको सज़ा क्यों दी गई? लेकिन एक बार जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती और मनुष्य में स्वत्व जैसा कोई आंतरिक सत्व नहीं होता, वैसे ही ये सवाल उठने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि स्वत्व अपनी आकांक्षाओं का चुनाव कैसे करता है। ये किसी अविवाहित से यह पूछने जैसा है कि आपकी बीवी अपने कपड़ों का चुनाव कैसे करती है। वास्तव में सिर्फ एक चेतना प्रवाह होता है और आकांक्षाएं इस प्रवाह के भीतर उत्पन्न होकर इसमें बिला जाती है, लेकिन ऐसा कोई स्थायी स्वत्व नहीं होता जो आकांक्षाओं का स्वामी होता हो। इसलिए यह पूछना अर्थहीन है कि मैं अपनी आकांक्षाओं का चुनाव अवश्यंभावी ढंग से करता हूँ, संयोगवश करता हूँ या स्वतंत्र ढंग से करता हूँ। यह बात बेहद जटिल लग सकती है, लेकिन इस विचार को जांचना विस्मयकारी ढंग से आसान है। अगली बार जब कोई ख्याल आपके मन में आए तो ठहर कर खुद से पूछिए, मेरे मन में ये विचार क्यों पैदा हुआ? क्या मैंने मिनट भर पहले इस विचार पर सोचने का फैसला किया था और उसके बाद ही इस पर योजना शुरू किया, या यह विचार मेरे किसी निर्देश या इजाज़त के बिना यूं ही उत्पन्न हुआ? अगर मैं वाकई अपने विचारों और निर्णयों को मालिक हूँ तो क्या मैं अगले 7 सेकंड तक किसी भी चीज़ के बारे में न सोचने का फैसला कर सकता हूँ? इसे आजमाइए और देखिए क्या होता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर संदेह करना महज एक दार्शनिक उपक्रम नहीं है, इसके व्यावहारिक निहितार्थ भी है। अगर प्राणियों में वाकई स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अभाव है तो इससे यह अभिप्राय भी निकलता है कि हम मादक द्रव्य, जेनेटिक इंजीनियरिंग या सीधे मस्तिष्क उद्दीपन का इस्तेमाल करके उनकी आकांक्षाओं को मनचाहे ढंग से गढ़ सकते हैं या नियंत्रित तक कर सकते हैं। अगर आप दर्शन शास्त्र को कार्यरत होते देखना चाहते हैं तो किसी रोबोरेट प्रयोगशाला का भ्रमण करिए। रोबोरेट हल्के से फेरबदल से युक्त एक साधारण चूहा होता है। वैज्ञानिकों ने चूहे के मस्तिष्क में संवेदी और रिवार्ड इलाकों में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित कर दिया है। इससे वैज्ञानिक चूहे की गतिविधियों को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर पाते हैं। कुछ अभ्यासों के बाद अध्येता चूहों को न सिर्फ बाएं या दाएं मोड़ने के कामयाब रहे, बल्कि वे उनको सीढ़ियाँ चढ़ने, कचरे के ढेरों को सूंघने और बेहद ऊंचाई से छलांग लगाने जैसे इस तरह के काम कराने में भी कामयाब रहे। इनको चूहे सामान्य पसंद नहीं करते। सेनाएं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रोबोरेट्स के इस उम्मीद में बहुत
गहरी दिलचस्पी ले रही है कि यह चीज़ बहुत से उद्यमों और परिस्थितियों में उपयोगी साबित होगी। उदाहरण के लिए रोबोरेट्स ध्वस्त इमारतों में दबे जीवित बच रहे लोगों की टोह लेने, बमों और बारूदी सुरंगों का पता लगाने और भूमिगत सुरंगों और गुफाओं का नक्शा तैयार करने में मदद कर सकती है। पशु कल्याण से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस तरह के प्रयोग से चूहों को होने वाली पीड़ा पर चिंता जताई है। एक अग्रणी रोबोरेट अध्येता स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर संजीव तलवार ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि चूहे दरअसल इन प्रयोग का आनंद लेते हैं। तलवार कहते हैं कि वे आखिरकार आनंद के लिए काम करते हैं। जब इलेक्ट्रोड उनके मस्तिष्क के रिवार्ड सेंटर्स को भड़काते हैं तो चूहों को निर्वाण का अनुभव होता है। हमारी श्रेष्ठतम समझ के मुताबिक चुईया को ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई दूसरा नियंत्रित कर रहा है और वह ऐसा महसूस नहीं करती कि कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर दबाव डाल रहा है। जब प्रोसेसर तलवार रिमोट कंट्रोल को दबाते हैं तो चुईया बाईं तरफ मुड़ना चाहती है, इसलिए वह बाईं तरफ मुड़ती है। जब प्रोफेसर दूसरा बटन दबाते हैं तो चुईया सीढ़ी पर चढ़ना चाहती है, इसलिए वह सीढ़ी पर चढ़ती है। आखिरकार चुईया की इच्छाएं भड़के हुए स्नायु के पैटर्न के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये स्नायु इसलिए उत्तेजित होते हैं कि वे दूसरे स्नायु द्वारा उत्तेजित किए जा रहे होते हैं या प्रोफेसर तलवार के रिमोट कंट्रोल से जुड़े प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोडों से उत्तेजित किए जा रहे होते हैं। अगर आप चुईया से इसके बारे में पूछें तो वह आपसे कह सकते हैं, निश्चय ही मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। देखो, मैं बाएं मुड़ना चाहता हूँ और मैं बाएं मुड़ जाता हूँ। मैं सीढ़ी पर चढ़ना चाहता हूँ और मैं सीढ़ी पर चढ़ जाता हूँ। क्या इससे यह बात साबित नहीं होती कि मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है? होमो सेपियंस पर किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि चूहों की तरह ही इंसान को भी मनमाने ढंग से परिचालित किया जा सकता है और यह कि प्रेम, क्रोध, भय और अवसाद जैसी जटिल अनुभूतियों तक को उत्पन्न करना और उनका विनाश करना संभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में लोगों के मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप्स प्रत्यारोपित करने की सब पहल की थी। उनको उम्मीद है कि इस पद्धति से अभिघातोत्तर तनाव विकार के शिकार सैनिकों का इलाज किया जा सकेगा। यरूशलेम के एड शाह अस्पताल में डॉक्टरों ने तीव्र अवसाद के पीड़ित मरीजों की अनूठी चिकित्सा का तरीका खोजा है। वे मरीज के मस्तिष्क के इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित कर देते हैं और उनको मरीज की छाती में प्रत्यारोपित किए गए सूक्ष्म कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। कंप्यूटर का निर्देश मिलने पर ये इलेक्ट्रोड हल्के विद्युत प्रवाह संचारित करते हैं जो मस्तिष्क के उन हिस्सों को पंगु बना देता है जो अवसाद की वजह होते हैं। इस इलाज हमेशा तो कामयाब नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जिनमें मरीजों ने बताया है कि जो खौफनाक खालीपन उनको जिंदगी भर संताप देता रहा था वो जैसी जादुई ढंग से गायब हो गया। एक मरीज ने शिकायत की कि इस कार्रवाई के कई महीनों बाद वह फिर बीमार पड़ा और गंभीर अवसाद का शिकार हो गया। परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने समस्या की जड़ को ढूंढ निकाला। कंप्यूटर की बैटरी की बिजली खत्म हो गई थी। जैसे ही उन्होंने बैटरी बदली, अवसाद तेजी से खत्म हो गया। स्पष्ट किस्म के नैतिक प्रतिबंधों के चलते अध्येता केवल कुछ खास प्रकरणों में ही इंसान के मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित करते हैं। इसलिए मनुष्य पर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक प्रयोग दखलअंदाजी से मुक्त हेलमेट नुमा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं। इलेक्ट्रोड से युक्त हेलमेट खोपड़ी के बाहरी हिस्से से जुड़ा होता है। यह हल्के विद्युत चुंबकीय प्रवाह को उत्पन्न करता है और उनको मस्तिष्क के विशिष्ट इलाकों की दिशा में भेजकर मस्तिष्क की चुनिंदा गतिविधियों को उत्प्रेरित या बाधित करता है। प्रशिक्षण अवधि और लड़ाई के मैदान में भी सैनिकों की एकाग्रता को पैना करने और उनके कार्य निष्पादनों में सुधार लाने की उम्मीद में अमेरिकी सेना इस तरह से हेलमेट का इस्तेमाल कर रही है। मुख्य प्रयोग ह्यूमन इफेक्टिवनेस डायरेक्टर द्वारा किए गए हैं जो ओहियो में वायुसेना के एक सैन्य संचालन केंद्र में स्थित है। इन प्रयोगों के नतीजे हालांकि अभी किसी निर्णय पर नहीं ले जाते और हालांकि ट्राइक्रेनियल स्टिमुलेटर्स के इर्द गिर्द व्याप्त महिमा मंदन उसकी वास्तविक उपलब्धियों से काफ़ी बढ़ चढ़कर किया गया है, तब भी यह अध्ययनों ने इस ओर संकेत किया है कि यह पद्धति सचमुच ड्रोन ऑपरेटरों, वायु यातायात नियंत्रकों, निशानेबाजों और उन दूसरे अमलों की संज्ञानात्मक योग्यताओं में इजाफा कर सकती है जिनके कर्तव्य उनसे लंबे समय तक बेहद चौकस रहने की मांग करते हैं। न्यू साइंटिस्ट के लिए काम करने वाली पत्रकार शैली अति को निशानेबाजों के एक प्रशिक्षण करने में जाकर स्वयं ही उसके प्रभाव की जांच करने की इजाज़त दी गई।
पहले उसने ट्रांसक्रेनियल हेलमेट पहने बिना ही युद्ध के मैदान के एक माडल में प्रवेश किया। शैली उस आतंक का बयान करती है जिसने उनको उस वक्त जकड़ लिया जब उन्होंने देखा कि आत्मघाती बम बांधे और राइफलों में लैस 20 मुखौधारी आदमी सीधे उस पर टूट पड़े। शैली लिखती है, मैं हर किसी को गोली से मार गिराती हूँ, तभी न जाने कहाँ से 3 नए हमलावर प्रकट हो जाते हैं। मैं साफ तौर पर पर्याप्त तेज़ी से गोली नहीं चला रही हूँ और आतंक तथा अदक्षता के चलते मैं लगातार अपनी राइफल को जैम करती जा रही हूँ। उसकी किस्मत से वे हमलावर उसके चारों तरफ लगे विशाल पर्दों पर प्रक्षेपित वीडियो छवियाँ थी। तब भी वो अपने दयनीय प्रदर्शन से इतनी निराश थी कि उसका मन आपसी राइफल फेंक कर युद्ध क्षेत्र के उस मादल से भाग जाने को कर रहा था। इसके बाद उसको हेलमेट से जोड़ा गया। वो बताती है कि उसको एक हल्की सी झंझनाहट और मुंह में एक अजीब से धातुई स्वाद के सिवाय कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। तब भी उसने आवासी आतंकवादियों को चुन चुन कर उन पर एक के बाद एक इस तरह बिना किसी उत्तेजना के और रणनीतिपरक ढंग से गोलियां चलाना शुरू कर दिया जैसे वो रेम्बो का क्लिंट ईस्टवुड हो। जैसे ही वे 20 लोग अपनी बंदूकें घुमाते हुए मेरी और दौड़ते हैं, मैं धीरज के साथ अपनी राइफल संभालती हूँ, पल भर के लिए एक गहरी सांस लेने के लिए रुकती हूँ और अपने सबसे करीब वाले पर गोली दाग देती हूँ और इसके बाद शांत भाव से अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान लगाती हूँ। लगभग तुरंत ही मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो मुझे पुकारती हुई कहती है, ओके, बहुत अच्छे। उस मिथ्याभासी कक्ष की बत्तियाँ जल उठी। अपने चारों ओर बिछी लाशों के बीच की उसकी आकस्मिक खामोशी में मैं सचमुच और भी हमलावरों के सामने जाने की उम्मीद कर रही थी। और जब उस टीम के लोगों ने मेरे इलेक्ट्रोड हटाने शुरू कर दिए, मुझे कुछ निराशा होती है। मैं सिर उठाकर देखती हूँ और सोचती हूँ कि कहीं किसी ने घड़ी की कांटों को आगे तो नहीं घुमा दिया है। यह बात समझ से परे थी कि 20 मिनट कैसे बीत गए, मैंने कितने मार गिराए। मैं असिस्टेंट से पूछती हूँ, वो मेरी ओर आश्चर्य से देखती है। सब के सब। इस प्रयोग ने शैली की जिंदगी को बदल डाला। बाद में के दिनों में उसने पाया कि वह एक करीब करीब आध्यात्मिक अनुभव से होकर गुजरी है। उस अनुभव को परिभाषित करने वाली चीज़ ज़्यादा चतुर होने या तेज़ी से सीखने का एहसास नहीं था। जिस चीज़ ने मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसका दी थी वह यह थी कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिमाग की हर चीज़ खामोश हो गई थी। मेरा मस्तिष्क निस्संदेह एक इल्हाम था। मेरे दिमाग में सहसा एक आश्चर्यजनक खामोशी थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रति सहानुभूति बरतेंगे जब मैं आपसे यह कहती हूँ कि जिस चीज़ की मैं हफ्तों बाद तक बहुत ज़्यादा अपेक्षा करती रही थी वो यह थी कि मैं वापस जाकर उन इलेक्ट्रोडों को अपने सिर से जोड़ लेना चाहती थी। मेरे मन में बहुत से सवाल भी उठने लगे थे। मैं क्या थी सिवाय उन गुस्सेल कठोर नोम जादुई बौनी की मूर्ति के, जिन्होंने मेरे दिमाग को आबाद कर रखा है और जो मुझे इसलिए नाकामयाब की ओर धकेलते हैं क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी कि कोशिश ही नहीं करना चाहती। और वे आवाज़ें कहाँ से आती है? उनमें से कुछ आवाज़ें समाज के पूर्वाग्रह को दोहराती है, कुछ हमारे निजी इतिहास को प्रतिध्वनित करती है और कुछ हमारी जेनेटिक विरासत को शोर देती है। शैली कहती है कि ये सब आवाज़ें मिलकर एक अदृश्य किस्से को गढ़ती है जो हमारे सचेत निर्णय को इस तरह आकार देता है कि हम उसको शायद ही कभी समझ पाते हैं। क्या होगा अगर हम अपने आंतरिक एकालापों को नए सिरे से लिख सकें या उनको अवसर आने पर पूरी तरह से खामोश कर सकें? अभी 2016 में ट्रांसक्रेनियल उद्दीपक अपनी शैशवावस्था में ही है और यह बात स्पष्ट नहीं है कि वे कभी परिपक्व प्रौद्योगिकी में बदल भी पाएंगे या नहीं। अभी तक तो वे थोड़े से वक्त के लिए ही बढ़ी हुई क्षमताएं उपलब्ध कराते हैं और शैली अधिका 20 मिनट का वो अनुभव पूरी तरह से एक अपवाद हो सकता है। ट्रांसक्रेनियल उद्दीपकों के ज़्यादातर प्रकाशित अध्ययन विशेष परिस्थितियों में कार्यरत लोगों के बहुत छोटे से नमूनों पर आधारित है और इसके दीर्घकालीन प्रभाव तथा खतरे अज्ञात है। लेकिन अगर यह प्रौद्योगिकी परिपक्व हो जाती है या मस्तिष्क के विद्युत प्रवाह के ढांचों को मनसा आकार देने की कोई नई पद्धतियाँ हाथ लग जाती है तो वे मानव समाजों और मनुष्य के साथ क्या करेगी? लोग सिर्फ आतंकवादियों को ज़्यादा दक्षतापूर्वक ढंग से गोली से उड़ा देने पर के लिए ही नहीं बल्कि नितांत सांसारिक उदारवादी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी अपने मस्तिष्क के विद्युत सर्किटों को मनचाहे ढंग से परिचालित करेंगे। जैसे कि ज़्यादा दक्षतापूर्वक अध्ययन और काम करने के लिए खुद को खेलों और रुचिकर
कौतुकों में संलग्न रखने के लिए और किसी खास क्षण में उनको जो चीज़ रुचिकर लगती है, वो चाहे गणित हो या फुटबॉल हो, उस पर खुद को एकाग्र करने योग्य बनाने के लिए। जैसे वैसे जब कभी इस किस्म के छल प्रयोग रोज़मर्रा की चीज़ बन जाएगी, तब ग्राहकों की कल्पित स्वतंत्र इच्छा शक्ति खरीदे जाने लायक एक और उत्पाद में बदल जाएगी। आप पियानो बजाने में निपुणता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब कभी उसका अभ्यास करने का वक्त आता है तो आप टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, एक हेल्पर सीट पर रखिए, सही सॉफ्टवेयर स्थापित करिए और आप पूरी तरह से पियानो बजाने के लिए बेचैन हो उठेंगे। आप प्रतिवाद करते हुए कह सकते कि अपने दिमाग की पुकारों को खामोश करने या उनको ऊंचा करने की काबिलियत आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने की बजाय उसको दरअसल और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। फिलहाल बाहरी व्यवधानों की वजह से आप अक्सर अपने सबसे प्रीतिकर और सच्ची आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पाते। मनोयोग हेलमेट, अटेंशन हेलमेट और उससे मिलते जुलते उपकरणों की मदद से आप अभिभावकों, पुरोहितों, शब्दों के हेरफेर में माहिर लोगों, विज्ञापनबाजों और पड़ोसियों की बाहरी आवाज़ों को आसानी से खामोश कर सकेंगे और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन जैसा ही हम जल्द ही देखेंगे, यह धारणा कि आपका एक एकलौता स्वत्व है और इसलिए आप अपनी प्रामाणिक आकांक्षाओं को पराई आवाज़ से अलग कर सकते हैं। एक और उदारवादी मिथक है जिसको ताज़ा वैज्ञानिक अनुसंधान से तोड़ा जा चुका है।